दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये वीडियो फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर क्या है 6 है और ये महास्मृति बैच का लेक्चर नंबर 6 है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के यानी PYQ क्वेश्चन कराए जाएंगे जिनका स्कोर आपको कमेंट करके बताना है। इसमें 25 से लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन कराए जाएंगे जो मिक्स प्रैक्टिस है यानी मिक्स क्वेश्चन है। हर प्रकार के क्वेश्चन है NDA लेवल, CDS लेवल, एयरफोर्स के लेवल, नेवी के लेवल के, कोस्ट गार्ड लेवल के और BSF लेवल के, सभी में जहाँ पे फिजिक्स आती है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप बिना टाइम वेस्ट किए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि बराबर परिणाम के तीन सदिश एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बनाते हो तो परिणामी सदिश का मान क्या होगा। अर्थात एक परिमाण के यानी सदिश है कोई, जैसे A वेक्टर है, B वेक्टर है और C वेक्टर है, इनका परिमाण क्या है, समान है, यानी मैग्नीट्यूड क्या है, समान है, इनका परिमाण क्या है, सेम है। जो एक दूसरे से 120 डिग्री का चाहे कितने भी डिग्री का कोण बनाए, यदि वह एक दूसरे से समान डिग्री का कोण बनाते हैं उनके परिणामी सदिश का मान क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात n सदिश एक दूसरे से समान कोण बनाते हैं तो उनके परिणामी सदिश का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो द क्या हो जाएगा, रोंग, स क्या हो जाएगा, रोंग, ब क्या हो जाएगा, रोंग, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी जो जीरो होता है ना वो हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे किसी कण की एकविमीय गति में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि किसी एकविमीय गति यानी 1D मोशन में एक गति यानी दूरी तथा विस्थापन का मान क्या होगा। जैसा कि अपन जानते हैं कि दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा होती है क्योंकि विस्थापन एक समय यानी प्रारंभिक बिंदु से चलकर अंतिम बिंदु पर जाने में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, जबकि दूरियां अनेक हो सकती है, किधर किधर से भी अपन जा सकते हैं। तो दूरी क्या होती है, ग्रेटर देन होती है किससे, विस्थापन से। दूरी क्या होती है, ग्रेटर देन भी होती है और इक्वल भी होती है। दूरी किसके, ग्रेटर देन इक्वल होती है विस्थापन के। तो दूरी अपॉन विस्थापन का पूछ रहा है तो दूरी के नीचे विस्थापन का अपन क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, विस्थापन का अपन भाग लगा देंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा। दूरी अपॉन विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, 1 से अधिक या फिर 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा। तो इसमें ऐसा लिखना चाहिए था कि 1 से ज़्यादा व 1 के बराबर तो आप सी को ऐसे लिख लेना, 1 से ज़्यादा व 1 के बराबर। 1 से ज़्यादा भी होता है और 1 के बराबर भी होता है, तो दोनों ही मान लेना, दोनों को मिला के लिख लेना, यानी 1 से ज़्यादा व 1 के बराबर या फिर 1 से ज़्यादा, है ना, ऐसे लिख लेना आप कि 1 से ज़्यादा व 1 के बराबर, 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार दो स्थानों के बीच की पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तो कार की औसत चाल क्या होगी। अर्थात एक कार है वो ये अपनी आधी दूरी तो कितनी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करती है, तय करती है दूरी, और दूसरी 60 किलोमीटर यानी शेष बची हुई दूरी है उसको 60 किलोमीटर पर आवर की से। तो आपको जैसा कि क्वेश्चन में बता दूं कि कभी भी ऐसा बोला जाए कि कभी आधी दूरी तय करती है फिर शेष दूरी तय करती है, या फिर उस ए बिंदु से चलकर बी बिंदु तक जाती है और बी बिंदु से चलकर ए बिंदु तक आती है, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी का यानी औसत चाल का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, वो आप लिख लेना, नोट कर लेना। V एवरेज इज इक्वल टू होता है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 होता है। V1 प्रारंभिक वेग होता है और V2 क्या होता है, अंतिम चाल या फिर अंतिम वेग होता है। तो इस फॉर्मूले से करते हैं अपन दो गुणा क्या करेंगे, 2 गुणा V1 क्या है अपने पास 40, V2 क्या है अपने पास 60, दोनों का योग करेंगे तो 100, 2 0 से 2 0 जाएगी और 6 चौक के 24, 24 दूना 48। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को एक बार वापस करना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
राइट आंसर क्या हो जाएगा ब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो कण की गति होगी। कण गति कैसे करेगा? जैसे बोल रहा है कि कोई वो है पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल है, उसकी जो एक्स की वो क्या बोल रहा है कि तय की गई दूरी, दूरी को अपन एक्स मान लेते हैं, समानुपाती है, दूरी समय के समानुपाती, समय के वर्ग के समानुपाती है, तो क्या बोल रहा है इसकी गति कैसी होगी? जैसे इसका अपन अवकलन करेंगे, स्थिति सदिश करेंगे विस्थापन का या फिर दूरी का, तो यहाँ से वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी समानुपाती होगा टी स्क्वायर का करेंगे तो 2t, अब v का करेंगे वेग का तो एक्सेलरेशन आएगा, 2t का क्या होगा 2, अर्थात एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नियत हो जाएगा, नियत का मतलब एक समान, तो एक्सेलरेशन का मान क्या हो जाएगा एक समान, वेग का मान अलग होगा और विस्थापन तो अलग ही है, तो एक समान वेग रॉन्ग, एक समान त्वरण से सही, घटते वेग से गलत, डी गलत, तो प इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से, क्योंकि एक का मान कांस्टेंट आया अपने पास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेखीय वेग व कोणीय वेग में सही संबंध क्या होता है? रेखीय वेग को अपन v से शो करते हैं और कोणीय वेग को अपन ओमेगा से शो करते हैं, ओमेगा से शो करते हैं। तो रेखीय वेग व कोणीय वेग में सही संबंध क्या होता है? v बराबर ओमेगा पूना रॉन्ग, v बराबर ओमेगा बराबर वी आर रॉन्ग, वी बराबर ओमेगा राइट और वी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि v बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू आर। यहाँ पर ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और आर रेडियस है, त्रिज्या है, v वेलोसिटी है यानी वेग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित गेंद जिसकी प्रक्षेप चाल v है तथा गेंद द्वारा प्राप्त प्रास आर समान प्रास प्राप्त करने हेतु दूसरे प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा? अर्थात इसमें ऐसे बोल रहा है कि एक कोण का मान क्या है 15 डिग्री और दूसरे कोण का मान थीटा, यानी अपने को बताना है क्या होगा, और इनकी रेंज का मान क्या है समान, रेंज क्या है सेम, 15 डिग्री पर भी रेंज सेम है और थीटा पर भी रेंज सेम है। तो आपको पता है कि रेंज समान तभी होती है जब दो कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री। तो एक थीटा है और दूसरा क्या है 15 डिग्री। 15 में कितने जोड़े की 90 आ जाए, तो 15 में लगभग इसको 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आएगा, 75 आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 75। राइट आंसर क्या हो जाएगा स, यानी 75 हो जाएगा सी, स हो जाएगा 75 हो जाएगा, राइट आंसर 75। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण नियम पालना करता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेखीय संवेग संरक्षण किसकी नियम की पालना करता है? रेखीय संवेग संरक्षण नियम किस नियम की पालना करता है? तो इसमें ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर, बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है न्यूटन के द्वितीय नियम पर, और सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है न्यूटन के तृतीय नियम की, और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है ऑल। तो आपको बता दूं रेखीय संवेग संरक्षण किसका नियम का पालना करता है? अपने न्यूटन के थर्ड लॉ की, न्यूटन के थर्ड लॉ की। ये क्वेश्चन आप याद रख लेना, न्यूटन के थर्ड लॉ की पालना करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ की पालना करता है। इसमें स आंसर हो जाएगा अपना, स आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं तथा इसको किससे दर्शाते हैं? कार्य करने की दर को क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्य करने की दर को यानी dw/dt, कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं? हमेशा दर, कार्य करने की दर को तो पावर कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को अपन ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, कार्य करने की दर पावर। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा ए रोंग, बी रोंग, सी दाब रोंग और डी शक्ति हो जाएगा, पावर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। जब स्क्रीन को खींचा जाता है, स्क्रीन नहीं है आप यहाँ पे लिख लेना स्प्रिंग, यहाँ पे क्या लिख लेना स्प्रिंग, मिस प्रिंटिंग है ये, आप यहाँ पे लिख लेना स्प्रिंग। जब भी किसी एक स्प्रिंग को खींचा जाता है, स्प्रिंग लिख लेना, जब भी किसी एक स्प्रिंग को खींचा जाता है, जैसे ये एक प्रकार की स्प्रिंग बनाता हूँ मैं आपके सामने, इस स्प्रिंग को खींचा जाता है तो अप्लाई फोर्स द्वारा, अप्लाई फोर्स यानी अपन इधर ही तो ये क्या करेगा डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, इधर ही तो ये विस्थापित होगा और इधर ही अपन क्या लगा लिया फोर्स लगा रहे हैं। मैं प्रत्यानयन की बल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो इसके विपरीत लगता है प्रत्यानयन बल, लेकिन जो अप्लाई फोर्स है ना वो इसकी दिशा में लगता है। तो किया गया कार्य का मान क्या होगा? अर्थात कोस यानी एक दूसरे की एक ही दिशा में चल रहे हैं तो कोस की वैल्यू क्या होती है? कोस की वैल्यू क्या होगी? कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी तो डब्ल्यू का वैल्यू भी क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव कैसे होगी? नेगेटिव कैसे होगी कि ये कोस
एक दूसरे के जैसे विपरीत होता है। जैसे ये विस्थापित स्क्रब करता है तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है तो कोस 180 होगा। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। और W बराबर अपन क्या जानते हैं कि बल गुणा विस्थापन। क्या जानते हैं? बल गुणा विस्थापन। तो इसका ऑप्शन पे चलते हैं कि ए ऑप्शन ऋणात्मक सही है, बी ऑप्शन 0 रोंग है, सी ऑप्शन धनात्मक रोंग है, डी ऑप्शन अनंत रोंग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रहों की गति में नियत राशि क्या होती है? ग्रहों की गति में नियत राशि क्या होती है? ग्रहों की क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रहों की जो गति होती है ना वो हमेशा घूर्णनकार होती है, यानी गोल होती है। और ग्रहों की गति में जो नियत राशि होती है वो बाद में देखेंगे। इससे पहले देखते हैं कि ग्रह जो गति करते हैं वो केपलर के कौन से नियम पर आधारित है? केपलर के थर्ड लॉ पर आधारित है, यानी जो होता है T² समानुपाती R³ केपलर के थर्ड लॉ पर आधारित है, T² समानुपाती R³। और इसमें कोणीय वेग से भी घूमती है ये। तो इसके अब ऑप्शन पे चलते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है ग्रहों की गति में नियत राशि है। ए क्या है? ऊर्जा। बी क्या है? कोणीय संवेग। सी क्या है? अवयव। द क्या है? जड़त्व आघूर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोणीय संवेग पर नियत रहता है। कोणीय संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिससे पहले मैं बता दूं कि हमारे ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग PYQ क्वेश्चनों से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एक या फिर 2 बार ज़रूर एग्जामों में आए हुए हैं। चाहे एयरफोर्स हो, चाहे अपना NDA हो, चाहे अपना CDS हो, चाहे अपना नेवी हो, चाहे अपना कोस्ट गार्ड हो, चाहे अपना आर्मी में भी आता है ये लगभग। और उसमें BSF हेड कांस्टेबल में भी आता है। और अब BSF हेड कांस्टेबल की भी आ रही है भर्ती, इसलिए आप इन क्वेश्चन को एंड तक देखें, वीडियो को एंड तक देखें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पृथ्वी का घनत्व 4 गुना बढ़ा दे, यदि पृथ्वी का घनत्व यानी पृथ्वी का रो की वैल्यू को कर दे 4 गुना, रो की वैल्यू को क्या कर दे? 4 गुना। और क्या बोल रहा है कि जो इसकी त्रिज्या है उसको क्या कर दे अपन? आधा। त्रिज्या को क्या कर दे अपन? आधा। त्रिज्या को आधा कर दे तो हमारा भार क्या हो जाएगा? हमारा भार हो जाएगा। तो भार का बराबर क्या होता है? भार यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा अपना? वो क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ना वो होता है G समानुपाती ρr। G समानुपाती ρr। जबकि रो को अपन क्या कर रहे हैं? 4 गुना। और R को क्या कर रहे हैं अपन? आधा। तो 2 से 4 बार जाएगा 2 बार, अर्थात G की वैल्यू क्या आई? 2। यानी G क्या हो जाएगा? 2 गुना। तो G 2 होगा तो W बराबर mg होता है। मास नहीं दिया हुआ तो G पे भार समानुपाती होगा, तो 2 गुना ही अपना क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। अपना भार भी क्या हो जाएगा? 2 गुना। तो 4 गुना रोंग, 2 गुना सही, 8 गुना रोंग, अपरिवर्तित रोंग। इसका ब आंसर हो जाएगा, इसका ब आंसर हो जाएगा 2 गुना हो जाता है। भार का मान 2 गुना हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखना और ये फॉर्मूला भी आप याद रखना। यहाँ से वो अनुपात वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, यह अपनी पृथ्वी है तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ये अपनी क्या है? अर्थ है। ये अपनी क्या है? अर्थ है। और ये पृथ्वी की एक्सिस है और ये पृथ्वी का क्या है? सेंटर है। सेंटर को क्या बोलते हैं अपन? केंद्र। ये पृथ्वी का क्या है? सेंटर है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो आप याद रखना कि पृथ्वी के सेंटर पर और पृथ्वी से अनंत दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। 2 बात याद रखना, सेंटर पर 0 होता है और अनंत पर जाने पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है? नहीं। सी ऑप्शन क्या है? 0 सही है। ब ऑप्शन क्या है? जी रोंग है। ए ऑप्शन क्या है? अनंत रोंग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स यानी 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ये लगभग मेरे हिसाब से NDA 2012 में आया हुआ है। NDA 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको भरोसा नहीं हो तो आप NDA के पेपर्स उठा के देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ये पृथ्वी है अपनी, ये पृथ्वी। तो पृथ्वी से यदि नीचे जाएंगे
और अपन एक ऊपर जाते हैं। तो पृथ्वी से जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं, यानी पृथ्वी से नीचे जाते तो अपन गहराई में जाते जाते हैं। तो पृथ्वी से नीचे जाते हैं तो अपने जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा, हमेशा घटता है। यदि पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो अपन जी का मान भी क्या होता है, इसमें भी घटता है। तो दोनों में क्या होता है, घटता है। बढ़ता है रोंग, घटता है सी दोनों, और डी नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा घटता है। क्या होता है, घटता है। याद रखना, नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। जी का मान क्या होता है, घटता है। और मैं आपको गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू भी बता देता हूँ। स्मॉल यानी न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला स्मॉल जी बराबर जी कैपिटल एम अपोन में आर स्क्वायर। इससे भी न्यूमेरिकल बनता है, इससे भी न्यूमेरिकल बनता है। यह आर होता है रेडियस, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एम यानी मास होता है, और कैपिटल जी यानी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनार में उपयोगी तरंग का नाम है। आपको ये भरोसा नहीं हो तो आप सर्च करके देख लेना, ये नेवी में क्वेश्चन आया हुआ है कि सोनार में उपयोगी तरंगें कौन सी होती है। और एक क्वेश्चन एक और होता है, ये तो क्या है, सोनार में उपयोगी तरंग का नाम है। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अल्ट्रासोनोग्राफी में कौन सी तरंग का प्रयोग होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में कौन सी तरंग का प्रयोग होता है, आप लिख लेना अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में कौन सी तरंग का, अल्ट्रासोनोग्राफी में कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, अवरक्त तरंगे, बी ऑप्शन क्या है, कॉस्मिक तरंगे, सी ऑप्शन क्या है, प्राशर्व्य तरंगे, डी ऑप्शन क्या है, नहीं। प्राशर्व्य आप ऐसे लिख लेना, इसमें मिस प्रिंटिंग है, प्राश्रव्य, प्राशर्व्य आप ऐसे लिख लेना, प्राशर्व्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, से। प्राशर्व्य तरंगे जो होती है ना, उसका सोनार में उपयोग होता है और अल्ट्रासोनोग्राफी में उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राशर्व्य तरंगे। और ए ऑप्शन क्या है, अवरक्त तरंगे। इसका अपने टीवी चलाने वाले रिमोट में काम होता है। रिमोट में जो तरंगे आती है उसमें कौन सी तरंगे होती है, अवरक्त तरंगे। कौन सी होती है, अवरक्त तरंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 क्वेश्चन पे चलेंगे अगले पे। कि ताप का मान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है। ताप का मान बढ़ने पर ध्वनि की चाल, ताप का मान यानी टेम्परेचर को अपन बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ध्वनि की चाल यानी ध्वनि की वेलोसिटी क्या होगी, ध्वनि की चाल भी क्या होती है, बढ़ती है। ताप का मान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, घटती है, बी ऑप्शन क्या है, बढ़ती है, सी ऑप्शन क्या है, दोनों, डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज या फिर जीरो। तो इसका ब ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ती है ताप बढ़ाने पर। जैसे ही आप कोई कोई पिक्चर्स में देखते हो कि पिक्चर्स में या फिर किसी कार्टून में देखते हो कि कोई कार्टून वाला यदि किसी जलते हुए तवे पे या फिर किसी पे बैठता है तो वह उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसकी चाल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो तेज चिल्ला पाता है। क्या चिल्ला पाता है, तेज चिल्ला पाता है। तो इसे याद रखना कि ध्वनि की चाल हमेशा बढ़ती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परावर्तन या फिर अपवर्तन में कौन सी राशि नियत रहती है। परावर्तन या अपवर्तन में कौन सी राशि नियत रहती है। रिफ्लेक्शन में और इनमें क्या होती है, कौन सी राशि नियत होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्या है, ये तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य। दूसरा क्या है, तीव्रता। सी क्या है, घनत्व। डी क्या है, आवर्ती। ये ऑप्शन अपन ने चारों देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि परावर्तन अपवर्तन में कौन सी राशि नियत रहती है। तो इसमें आप याद रखना कि जो आवर्ती होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, नियत रहती है। आवर्ती होती है ना, वो क्या होती है, हमेशा नियत रहती है। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी आवर्ती क्या होती है, नियत होती है। आवर्ती क्या होती है, नियत होती है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ताप बढ़ने पर स्वरित्र की आवर्ती का मान, ताप बढ़ने पर स्वरित्र की आवर्ती का मान क्या होता है। एक बार आपको बता दूं कि स्वरित्र कैसा होता है, ऐसा होता है स्वरित्र, ऐसे चिमटे टाइप सा होता है स्वरित्र। और इनकी जो दो भुजाएं होती है स्वरित्र की, इनके मध्य बना कोण का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। मध्य बने कोण का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। यदि ताप बढ़ाएंगे तो स्वरित्र का मान क्या होगा, ताप बढ़ाने पर याद रखना स्वरित्र का मान क्या होता है, स्वरित्र का मान हमेशा घटता है, स्वरित्र का मान घटता है। तो इसमें घटता है राइट हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीनों क्या हो जाएंगे, रोंग हो जाएंगे। ये तीनों क्या हो जाएंगे, रोंग। वह इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
तापक्रम बढ़ने पर स्वरित्र की आवृत्ति का मान घटता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आया हुआ है। जब ये पिछले साल तो एग्ज़ाम नहीं लगी थी, उससे पिछले साल लगी थी, उसमें किसी ना किसी शिफ्ट में आया था, एयरफोर्स में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान क्या होता है। एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान क्या होता है। जैसे कि आपको फॉर्मूला बता दूं, प्रत्यास्थता गुणांक ई का वैल्यू क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 होता है। इसमें वैल्यूज़ दी हुई नहीं है, कभी दी हुई तो आप इससे कर लेना। तो इसमें राइट आंसर बताने जा रहा हूँ मैं। ए ऑप्शन क्या है 0, बी ऑप्शन क्या है अनंत 1, सी ऑप्शन क्या है अनंत, डी ऑप्शन क्या है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। किसमें, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बता दूं, आप वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चनों से पढ़ा जाता है। क्योंकि बुकों में इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितने मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs क्वेश्चंस है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और TRQ क्वेश्चंस में भी इन्हीं क्वेश्चंस का सिलेक्शंस होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उपग्रह में भारहीनता का क्या कारण है। उपग्रह में भारहीनता का क्या कारण है। भारहीनता, उपग्रह में भारहीनता, भारहीनता का सबसे पहले मतलब पूछता हूँ तो उसका भार क्या होता है, शून्य होता है। W बराबर शून्य, यानी mg बराबर क्या होता है 0 होता है, शून्य होता है। लेकिन कभी भी अपना द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, उसमें भार ही शून्य होता है, उसमें भार ही शून्य होता है। ऑप्शंस पे चलते हैं अपन की। ऑप्शन ए क्या है, शून्य गुरुत्व। बी क्या है, उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल अर्थात आर की वैल्यू या फिर डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, आर बराबर है mg। सी क्या है, बल बराबर 0। डी क्या है, नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी उपग्रह की सतह द्वारा शून्य बल प्रतिक्रिया बल, शून्य प्रतिक्रिया बल हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें बी राइट आंसर होगा, उपग्रह में भारहीनता का कारण। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्व बल F निर्भर करता है। दो वस्तुओं, ये दो वस्तु है कोई, इनके मध्य जो गुरुत्व बल F लगेगा उसका मान होता है F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R स्क्वायर। अर्थात ये दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है F का मान, दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है फोर्स, गुरुत्वीय फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स का मान। तो ए क्या है, द्रव्यमानों के योग पर। बी क्या है, द्रव्यमान के अंतर पर। सी क्या है, द्रव्यमानों के गुणनफल पर। डी क्या है, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स द्रव्यमानों के गुणनफल पर। क्या हो जाएगा, स द्रव्यमानों के गुणनफल पर। याद रखना, द्रव्यमानों के गुणनफल पर। और इससे क्या होता है कि एक दो न्यूमेरिकल बनते हैं, जैसे कैपिटल जी की क्या पूछ लेता है, विमा, मात्रा, कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान से देखें तथा इसको नोटबुक में नोट कर ले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि पृथ्वी पर कोणीय वेग का मान दुगुना कर दिया जाए तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा। या फिर यदि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को दुगुना कर दिया जाए, यदि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को तो क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया, नहीं, पृथ्वी के कोणीय वेग का मान दुगुना कर दिया जाए, कोणीय वेग का मान दुगुना। और हाँ, तो कोणीय वेग का मान दुगुना कर दिया जाए तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। जैसा कि आपको बता दूं कि गुरुत्वीय त्वरण यानी पृथ्वी के द्वारा घूर्णन के दौरान जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है G डैश बराबर स्मॉल g माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R और इनटू में क्या होता है कोस स्क्वायर लेमडा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो। इसको मैं यहाँ से क्या करना चाह रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। तो अगले फॉर्मूले की बात करता हूँ कि ये पृथ्वी है। मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि ये पृथ्वी है। यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर होता है। यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर होता है। यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है। यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है। इक्वेटर के कारण जो थीटा का मान होता है ना, वो 0 डिग्री होता है, यानी लेमडा यहाँ पे थीटा का मान क्या होता है 0 डिग्री। और पोल के कारण लेमडा का मान क्या होता है 90 डिग्री होता है, पोल के कारण 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू अपन जानते हैं कि क्या होती है 0 होती है। कोस 90 की वैल्यू 0 डिग्री होती है।
तो उस फॉर्मूले के अनुसार जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल जी बराबर माइनस कोस स्क्वायर लेमडा था, कोस की वैल्यू 0 तो सभी 0, तो जी डैश बराबर किसके हो जाएगा, जी के, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, जी, यानी क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चाहे कोणीय वेग को कितना ही गुना किया जाए, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें अपरिवर्तित का ऑप्शन शायद लिखा हुआ नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, तो आप 0 की जगह लिख लेना अपरिवर्तित या फिर तो गुरुत्वीय त्वरण का बी में कर लेना आप। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, नो चेंज होता है, नो चेंज, नो चेंज होता है, नो चेंज होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब, यानी नो चेंज होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी पिंड की टक्कर के बाद टक्कर की गतिज ऊर्जा, ये क्वेश्चंस कल भी कराए थे, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस रिवीजन के लिए करा देता हूँ कि किसी पिंड की टक्कर के बाद टक्कर की गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में, उसमें ऊर्जा में, दोनों में, या फिर डी नहीं। तो इसको मैं फास्ट करवाऊंगा क्योंकि ये कल कराया हुआ है आपको। तो इसमें ब हो जाएगा, उसमें ऊर्जा में बदल जाती है, किस में बदल जाती है, उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। और आप नीचे वाले और क्वेश्चंस को देख लीजिए, जैसे मैं करा देता हूँ, रेगिस्तान में मृगमरीचिका का कारण क्या होता है, इसमें आंसर हो जाएगा स, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, या आप देख लेना, मैं करा दिया हूँ कल आपको, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत क्या है, चौक कुंडली किसके कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है, इसमें क्या हो जाएगा, असव प्रेरण के सिद्धांत पर, किस पर, स्व प्रेरण के सिद्धांत पर। अगले क्वेश्चन पे इतने क्वेश्चन थे, अपने क्वेश्चन हो गए खत्म। तो अब आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपका स्कोर कितना आया, तो आप उनको कमेंट कीजिए। आपसे और आपको बताया जा रहा है कि आपने जो पूछा था टेलीग्राम चैनल के बारे में, तो हमने जो टेलीग्राम चैनल है वो ऑनलाइन स्टडी क्लासेज के नाम से बना दिया है, और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दी जाएगी। और मेरी क्लास लेना ना भूलें, मेरी क्लास इसके नेक्स्ट वीडियो पे है, वो जो कि जीके की मोस्ट क्लास है। आज का जो वीडियो है 45 क्रॉस मिनट हो गया है, मतलब 48 मिनट का मैंने बनाया है। उसमें जो है क्वेश्चन है वो 70 to 80 क्वेश्चन है। अपन जो टॉप 1000 क्वेरीज लेकर चल रहे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स में भी ऐसे करेंगे। तो राहुल सर का जो वीडियो है देखते रहे, और मेरा भी वीडियो ना देख के देखते रहे। ऐसा ना करें कि राहुल सर का वीडियो देखने के बाद मेरा वीडियो छोड़ देंगे, नहीं, मेरा वीडियो तो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। तो आज के लिए राहुल सर ने जितना करवाया है उसके लिए काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।